अब हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आप लोगों ने सुना होगा कि ये बार बार जो है आपके न्यूज में रहता है। उसके बाद बहुत सारे केसेस में जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल है वो आपको देखने को मिलेगा। जुडिशियल रिव्यू हो गया। तो बेसिक इसके बारे में स्टोरी समझेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ, द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जो अमेंडमेंट है क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, क्या अमेंडमेंट जो है क्या वो लॉ का पार्ट है कि नहीं है। तो इन सारी चीजों को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ मैं कहानी समझा देता हूँ। जो स्टोरी लाइन है वो मैं आपको पहले समझा दूंगा और उसके बाद जो है हम आगे के अपना डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है आर्टिकल 19(1)(f) से। आर्टिकल 19(1)(f) जो है ये गारंटी देता है हर सिटीजन को कि हर सिटीजन जो है उसके पास अधिकार है कि वो लैंड को, अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है और डिस्पोज कर सकता है। वेयर एज अगर मैं बात करूं आर्टिकल 31 के बारे में, तो आर्टिकल 31 जो है ये गारंटी देता है एवरी पर्सन को, चाहे वो सिटीजन है या फिर नॉन सिटीजन है, राइट अगेंस्ट डेप्रीवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है उसको जो है स्टेट जो है या फिर कोई भी जो पर्सन है ना उसकी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो है नहीं ली जा सकती एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो ये दोनों जो मेन जो आपको मुद्दा ये समझना है कि दिस इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा, मैंने जिक्र जरूर किया होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 31 के अंदर जो है इसको जो स्टेटस दिया गया है वो है फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया गया है। अब समझने से पहले दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा प्री इंडिपेंडेंस फेज की तरफ और उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की तरफ। तो अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस फेज की तरफ तो हमें पता है कि उस टाइम जो है हमें एग्रीकल्चर के लिए जो है बहुत कम लैंड थी, क्योंकि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफी ज्यादा स्क्यूड था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम जमींदार हो गया या फिर राजा महाराजा ने जो थे उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ तभी जुड़ेंगे अगर हमारी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के जो राइट्स होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे। तो उन्हीं लोगों को जो है आश्वासन देने के लिए जो है जो भी आपका राइट टू प्रॉपर्टी या फिर राइट टू लैंड वाली जो चीजें हैं उसको आर्टिकल 19(f) के तहत जो है उनको फंडामेंटल राइट का जो है स्टेटस दे दिया गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जानेंगे कि किस तरीके से जो है इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट और किस तरीके से जो है डेवलपमेंट के रास्ते पे ये जो स्टेटस जो दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी का, किस तरीके से ये रुकावट बनी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में क्या हुआ कि जितने भी गरीब लोग थे या पुअर लोग थे उन्होंने कहा कि हमें राइट्स चाहिए। राइट्स क्या चाहिए कि भाई हमारा आप वेलफेयर करो, हमारा अपलिफ्टमेंट करो। तो छोटा किसान जो है उन्होंने कहा कि हमें जमीन चाहिए। तो इसी के चलते जो है गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करी। एंड ये जो जमींदार और राजा महाराजा थे कि जिनको आश्वासन दिया गया था कि आपके प्रॉपर्टी के राइट्स जो है इंटैक्ट रहेंगे, वो चले गए कहाँ पे, वो चले गए कोर्ट में। और कोर्ट में ये बोला गया कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है और कोई भी लॉ इसको अगर वायलेट करेगी तो उसको जो है नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसी के चलते, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इंदिरा गांधी जो थी वो आपकी गरीबों की लीडर थी, जिसके चलते वो प्रो पुअर हमेशा वो अपने आप को प्रोजेक्ट करती थी कि वो गरीबों के साथ है। तो इंदिरा गांधी ने, आप देखोगे कि इंदिरा गांधी के टेन्योर में ऐसे बहुत सारे लॉस को पास किए कि जिससे कि लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो उन लोगों ने ले ली। तो मतलब कि जमीनों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ये आपको समझ में आता है। दूसरा ये है कि सोशल, अब इनसे होगा क्या, जमीनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इससे होगा क्या कि भाई सोशल वेलफेयर होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट होगा। इसी के चलते बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया, एलआईसी को भी नेशनलाइज कर दिया गया। पर ये सारी चीजें सही थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुआ ये कि जो राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से ना बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो आपके अटक जाते थे। क्यों अटक जाते थे? क्योंकि क्योंकि इनका जो स्टेटस था वो दे दिया गया था फंडामेंटल राइट का। और फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए जितने भी आपके डेवलपमेंट का काम था या फिर रिफॉर्म्स लाने थे तो वो सारा का सारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता था, क्योंकि सरकार को अगर किसी भी चीज के लिए मान लो फैक्ट्री भी सेटअप करनी है, इंडस्ट्री भी सेटअप करनी है, तो उसके लिए जमीनें चाहिए।
अब जमीन चाहिए तो जमीनों के लिए लोग जो है वो फिर कोर्ट पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से हो नहीं पाता था। अब हुआ क्या कि 1978 में, ध्यान से सुनेगा, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है, जो भी आपकी जमीन और ये सब जो चीजें थी, इसका स्टेटस जो है इसको रिपील कर दिया गया, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि भैया जमीन चाहिए, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आपका फंडामेंटल राइट था, उसको स्टेटस हटा के कहां डाल दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से जो है आपको डाल दिया गया। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। अब सरकार जो है राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी लॉज जो है वो बना सकती है, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट की अगर बात करो, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि सर ये राइट है, क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे देखो, फंडामेंटल राइट का अगर आपका वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर आप हाई कोर्ट जो है वो आप जा सकते हो। वेर एज अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की अगर बात करूं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। आपको पहले ऑर्डिनरी कोर्ट पे जाना पड़ेगा, फिर आपको हाई कोर्ट पे जाना पड़ेगा, और फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में जो है जाना पड़ेगा। तो मेन मुद्दा जो है वो ये था, बट कहानी मतलब बस मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसका स्टेटस चेंज करना सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि आर्टिकल 39 और बी और सी में हमने जैसे कि पढ़ा कि वहां पे बात करी गई है कि भाई सरकार की भी कुछ पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रख के सरकार भी कुछ काम करना चाहती है, सरकार भी इकोनॉमी में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो ना हो, वो उस टाइप के स्टेप वो लेना चाहती है। तो बोलने का मतलब ये है कि सरकार इंडस्ट्री सेटअप करेगी, सरकार फैक्ट्री सेटअप करेगी, तो ये सरकार की कुछ ड्यूटीज हैं। अब उस ड्यूटीज के पीछे जो है ये आपकी फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपके कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है। तो स्टेटस हमने चेंज करवा दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट ओके, अब कहानी स्टार्ट होती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, आर्टिकल 13 से, और आर्टिकल 368 के बारे में जो है ये वॉर चलती रहती है। अब क्या है इसको समझेंगे। आर्टिकल 13 जो है वो लॉ को डिफाइन करता है। जैसे अगर आप लोगों ने सर ने आप लोगों को फंडामेंटल राइट पढ़ाया होगा, सर ने आपको बताया होगा कि आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट है क्या, स्टेट में क्या क्या चीजें आएंगी। सिमिलरली आर्टिकल 13 जो है वो डिफाइन करता है कि लॉ क्या है। तो लॉ की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 13 में जो है प्रोवाइड कराई गई है। लॉ है क्या क्या, जो भी आपके एक्ट्स हो गए, ठीक है, जो भी आपके एक्ट्स हो गए, जो भी आपके रेगुलेशंस हो गया, जो भी आपके रूल्स हो गया, जो भी आपके ऑर्डर्स हो गया, या फिर जो भी आपके बाय रूल्स हो गए, ये सब के सब जो है, ये सब के सब जो है आपकी लॉस के डेफिनेशन के अंदर फॉर्म जाएंगे। उसके बाद आपका कस्टम्स, ये भी आपके लॉस के अंदर आ जाएगा। जो भी आपके ऑर्डिनेंस हैं या फिर नोटिफिकेशन है, ये सारा का सारा लॉ के डेफिनेशन के अंदर आपका फॉल करेगा। आपको ध्यान में ये रखना है कि जजमेंट जो है ये लॉ नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल 13 के दो पार्ट है। आर्टिकल 13(1)(a), आर्टिकल 13(1)(a) ये बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के बारे में, जैसे कि आपका सीआरपीसी हो गया, सेडिशन लॉ हो गया, मार्शल लॉ हो गया, एपिडेमिक लॉ हो गया। तो ये जो लॉज हैं ये ब्रिटिश टाइम के लॉज हैं, जिनको सरकार ने अभी भी पूरी तरह जो है हटाया नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 13(2) के बारे में, तो आर्टिकल 32 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के बारे में, और इनमें ये बताया गया कि अगर कोई भी लॉ डिक्लेयर कर दिया जाएगा नल एंड वॉइड अगर वो फंडामेंटल राइट, सिटीजंस की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। अब सवाल या डिबेट यहाँ पे ये है कि इज अमेंडमेंट पार्ट ऑफ लॉ और नॉट, क्या अमेंडमेंट जो है क्या वो लॉ का पार्ट है कि नहीं। अब ये जो अमेंडमेंट वाला जो चक्कर है ये आपको मिलता है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 बोलता है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट जो है, क्या बोला मैंने, आर्टिकल 368 ये बोलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट जो है आप अमेंड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, और यहीं से जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी एक्शंस हैं, जो भी सरकार काम करती है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से डेराइव होती है, ठीक है। आर्टिकल 13 जो है वो बात करती है लॉ के बारे में, आर्टिकल 368 जो है ये बात करती है अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। आर्टिकल 368 क्या कहता है, दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट का मतलब एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस एनी पार्ट के चलते जो है पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है, ठीक है।
आर्टिकल 13 जो है ये बोलता है आई एम एक्सेप्शन टू द आर्टिकल 368, क्योंकि हमने अभी अभी डिफाइन करा था ना कि लॉ क्या है। अब डिबेट यही चली, क्या लॉ अमेंडमेंट का पार्ट है, क्या लॉ और अमेंडमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसी के चलते जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको केसेस देखने को मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और जजमेंट्स के बेसिस पे हम ये डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉ अमेंडमेंट का पार्ट है या फिर क्या अमेंडमेंट लॉ का पार्ट है। तो आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी टाइप की बदलाव जो है वो आपका कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट में था। अब इंडिया पहले से ही पुअर था, अब पहले से ही पुअर था तो उसको जमीन चाहिए थी डेवलपमेंट के लिए। जो जमीनें थी वो आपकी किसके पास थी? लैंडलॉर्ड के पास थी। उन्होंने जो है सरकार से कितना अमाउंट मांगा? 10x अमाउंट मांगा। अब भैया ऑलरेडी जब सरकार ही गरीब है तो इतना पैसा वो कैसे दे दे? तो पार्लियामेंट में जब बात गई तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन लॉस को पास करा। ऑल्सो ध्यान में रखा गया कि गरीब लोगों का इंटरेस्ट उसमें रहे। अब जमींदार लोग कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर दिया। तो सरकार के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई आर्टिकल 368 तो हमें ये पावर देती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, वेयर एज आर्टिकल 13 तो ये बोलते हैं कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इसी की टसल के बीच में कहानी आगे बढ़ती है। तो उस टाइम जो लॉ मिनिस्टर थे नेहरू गवर्नमेंट के टाइम पे, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। और इसी के चलते जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B जो है और 9th शेड्यूल जो है इसको इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 31 जो है ये बात करता है इफ द पार्ट पासेस एनी लॉज, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 31A ये बात करता है कि इफ द पार्ट पासेस एनी लॉज, अगर इस पार्ट के अंदर कोई भी लॉ पास होता है फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, देन अगर वो फंडामेंटल राइट को भी वायलेट करता है, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार का कहना यह था कि हम प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्विजिशन करेंगे। तो मेन पर्पस यहाँ पे ये था, इन आर्टिकल्स को इसलिए डाला गया क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जैसे सरकार को लैंड चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, अब वो मिल नहीं पा रही थी। तो इसीलिए क्योंकि लोग जो है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी का जो स्टेटस था वो फंडामेंटल राइट का था, जैसे ही सरकार कुछ करती तो लोग जो है वो चले जाते सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता। इसीलिए ये प्रोविजन डाला गया कि अगर हमने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के तहत अगर किसी भी लॉ को पास करने की कोशिश करी तो वो फंडामेंटल राइट का भी अगर वायलेशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये कहा कि पार्लियामेंट एनी लॉ, ठीक है ना, यहाँ पे जैसा कि देखो यहाँ पे कहा इफ द पार्ट पासेस एनी लॉ, तो ये जो है पार्लियामेंट को एक पावर दे दी गई कि भाई आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के चलते आप कोई भी लॉ पास कर सकते हो। और ये जो लॉज है इसको कहाँ डाला गया? इसको डाला गया 9th शेड्यूल में, जिसमें ये बोला गया था कि इनको जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी। जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मतलब यह है कि इन केस इन लिस्ट में या फिर इन शेड्यूल में जो चीजें डाली गई उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ना ही उनको नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगी। फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है, उसको चैलेंज करा गया किसमें? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि जज ने दोनों के दोनों आर्टिकल्स को पढ़े, आर्टिकल 13 को भी पढ़ा, आर्टिकल 368 को भी पढ़ा। आर्टिकल 368 को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि एनी लॉ, कि सरकार चाहे तो किसी भी लॉ को जो है अमेंड कर सकती है। तो जज ने कहा कि वे आर्टिकल को पढ़ो, बट मेरे को तो इसमें किसी भी टाइप का लिमिट जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो बोलने का मतलब ये है कि आर्टिकल 368 जो है ये कंप्लीटली अनलिमिटेड है। समझ में आ गया? इट इज कंप्लीटली अनलिमिटेड। ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 13 जो है ये लॉ है, आर्टिकल 368 जो है ये आपका अमेंडमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर किसके पास चलेगी? अमेंडमेंट के पास चलेगी कि आर्टिकल 368 जो है ये कंप्लीटली अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड होने की वजह से जो है ये आर्टिकल 13 में भी जो है चेंजेस कर सकती है। ये समझ में आपको आया? ओके, अब यहाँ पे इस केस में लॉ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और दूसरा यहाँ पे बात करी है पार्लियामेंट्री लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत जो है ये बोला गया कि आर्टिकल 368 जो है सरकार को अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड कर सकती है। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे दो चीजों के ऊपर बात हुई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर की बात हुई और लेजिस्लेटिव पावर की बात हुई।
तो कोर्ट सेट जो है जो भी आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एब्सोल्युटली वैलिड है। आपको ये समझ में आ गया कि कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में ये कहा कि भाई आर्टिकल जो भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका वैलिड है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फिर क्या हुआ कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ 1964 में। अब इसने क्या करा, दोबारा से इसमें जो है आर्टिकल 31, क्या बोला, आर्टिकल 31 जिसको स्टेटस दिया गया था फंडामेंटल राइट का, ये दोबारा चैलेंज हो गया और ये दोबारा जो है इस अमेंडमेंट ने हिट मारी किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को मारा हिट। दोबारा से जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और ये जो नेक्स्ट हमारा केस है ये है आपका सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। तो फर्स्ट राउंड में हमने बात कर ली, दूसरे राउंड पे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें ये कहा कि कोर्ट सेड देयर इज नो लिमिट टू आर्टिकल 368, इट कैन अमेंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ठीक है, एंड इट आल्सो सेड दैट आर्टिकल 368 इज नॉट लिमिटेड बाय आर्टिकल 13। तो अगेन दूसरे राउंड में भी यही बोला गया कि आर्टिकल 368 का जो स्टेटस है वो आर्टिकल 13 से ज्यादा है। आर्टिकल 13 जो है आर्टिकल 368 को लिमिट नहीं कर सकती। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है कि पहले जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इट वाज मोर ऑन टेक्सचुअल प्रोनाउंसमेंट, मतलब जो भी किताबी चीजें थी हम लोग उस पे बात करते थे। इसलिए आपने देखा होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस करा कि यहाँ पे जब जज ने यहाँ पे ये कहा, शंकरी प्रसाद ने जब ये कहा कि इट इज रिटन इन, तो इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, इट वाज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल प्रोनाउंसमेंट, कि भाई टेक्सचुअली लिखा हुआ था तो हम उसी बात से जो है चलेंगे। सेकंड राउंड आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये केसेस आगे बढ़ा एंड केसेस जो है इसमें आपके हैं जस्टिस हिदायतुल्लाह, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 अनलिमिटेड तो है, ठीक है, बट इसको जो है आप रूटीनली इस्तेमाल नहीं कर सकते। रूटीनली इस आर्टिकल 13 के अगेंस्ट आप इसको रूटीनली इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि आपका फर्स्ट आपका होता है, फिर आपका थर्ड होता है, फिर आपका फिफ्थ होता है, फिर आपका सेवेंथ होता है, फिर नाइन्थ होता है। अब यहाँ पे जो बात चली गई किस पे, ये बात चली गई 11 जज बेंच में जो है ये बात चली गई और दोबारा से जो है जजमेंट को चैलेंज करा गया। जब जजमेंट को चैलेंज करा गया तो ये हमें देखने को मिला गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। यहाँ पे बैठी कितनी, 11 जज बेंच। समझ में आया, 11 जज बेंच 6-5 में। अब इस केस ने क्या किया, जो भी शंकरी प्रसाद में जो जजमेंट दिया गया था एंड जो सज्जन सिंह में जो आपका जजमेंट दिया गया था उसको इन्होंने कंप्लीटली क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 368 जो है इट कैनॉट अमेंड एनी फंडामेंटल राइट, ना तो ये फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है और ना ही ये फंडामेंटल राइट को टच कर सकता है। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आर्टिकल 13, क्या बोला मैंने, आर्टिकल 13 को जो है उसका स्टेटस बढ़ा दिया गया। ये बोला गया कि आर्टिकल 368 जो है ना तो ये फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है और ना तो ये फंडामेंटल राइट को टच कर सकता है। अब उस टाइम ये सब जब हुआ उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो रुकी और उन्होंने 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया। उन्होंने आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया। उन्होंने ये कहा नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई to any amendment of this constitution made under article 36। तो बेसिकली इस आर्टिकल 3 सब क्लॉज 4 के तहत उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13 को जो है कंप्लीटली यूजलेस बना दिया एज कंपेयर टू आर्टिकल 368। मतलब ये हो गया कि गोलकनाथ केस में जो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 13 का जो स्टेटस है एज कंपेयर टू आर्टिकल 368 वो ज्यादा बड़ा है। इंदिरा गांधी की सरकार ने 24th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये बोल दिया कि इस जो आर्टिकल 13 की जो पावर है आर्टिकल 368 के तहत जो उसको कम कर दिया, उसको पूरा का पूरा यूजलेस बना दिया गया। ठीक है, अब इससे हो गया क्या कि आर्टिकल 368 जो है वो उसको अनलिमिटेड पावर्स मिल गए। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है डेमोक्रेसी का हो गया मर्डर, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो डेमोक्रेसी की जो वेरी स्पिरिट थी उसके ऊपर अटैक किया था। क्योंकि उनके मुताबिक जो है जो पावर होनी चाहिए वो पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए,
क्योंकि पार्लियामेंट में लोग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए रियल पावर शुड बी विद द पार्लियामेंट। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, अब देखो डेमोक्रेसी में जो कोई भी चीज जो है अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, आंसरेबिलिटी होनी चाहिए मिनिस्टर्स की लोकसभा में। इसीलिए आप देखोगे कि लोकसभा में रूलिंग भी है, ऑपोजिशन भी है, अदरवाइज जो है वो एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी ना रह के वो एक डिक्टेटरशिप जो है वो आपकी बन जाती है। अब यहाँ पे 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को दोबारा से जो है चैलेंज करा गया केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पहले 1 फिर 3 फिर 5 जज फिर 7 फिर 9, तो 11 के बाद जो है अब यहाँ पे बारी आती है 13 जज बेंच जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस सीकरी। अब यहाँ पे इस केस में जो क्वेश्चन था कि क्या 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या ये वैलिड है, क्या गोलकनाथ केस के अंदर जो आपका जो जजमेंट आया है क्या वो वैलिड है, इसमें से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में से जो है स्ट्रॉन्ग कौन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड पावर दे देंगे तो ये डेमोक्रेसी की हत्या होगी, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। बट साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 13 जो है वो आर्टिकल आर्टिकल 368 को वो लिमिट नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 368 ये किसकी बात कर रहा था, आर्टिकल 368 ये बात कर रहा था अमेंडमेंट के बारे में, वेरएज आर्टिकल 13 जो है ये बात कर रहा था कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब अगर सरकार के कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो टसल चल रहा था, क्यों चल रहा था, क्योंकि आर्टिकल 368 से जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहती थी, बट इसके चलते क्या बोलते हैं, इसके चलते जो है वो नहीं कर पा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स की वो आर्टिकल 368 के ऊपर लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, कि सरकार को चेंज करना चाहती है बट फंडामेंटल राइट्स के चलते जो है सरकार कर नहीं पा रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया कि आर्टिकल 368 कैन टेक एनीथिंग, कुछ भी ले सकती है, बट इट शुड नॉट टच द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एज एन आइडिया देखा गया है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के फैब्रिक की बात करी गई है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के विजन की बात करी गई है, समझ में आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन स्पिरिट की बात जो है यहाँ पे करी गई है। फिर यहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया है क्या, तो ये पाया गया कि भाई इंडिया जो है ये एक विजन है, ये एक आइडिया है जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे आप देखोगे सेक्युलर हो गया, या फिर आपका रिपब्लिक हो गया, फिर आपका डेमोक्रेसी हो गया, या फिर आपका सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो गया। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, डिक्टेटरशिप बन जाएगी। अगर रिपब्लिक नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, वो मोनार्क बन जाएगा। तो इंडिया एक विजन है, एक आइडिया है जिसके इतने सारे कंपोनेंट्स हैं। इंडिया सिर्फ मैप नहीं है, इंडिया सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, इंडिया सिर्फ टेरिटरी नहीं है। और इसी आइडिया को इवॉल्व करके बोला गया ये आइडिया और कुछ नहीं, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये जो आइडिया है, ये रिफ्लेक्ट करती है द वेरी फैब्रिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, जो आइडिया है, ठीक है, जो फिलॉसफी है, वो इसको रिफ्लेक्ट करती है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ आर्टिकल 368 को ही लिमिट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ये है क्या। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स थे। हम लोगों ने पढ़ा कि पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी के साथ डील करता है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पार्ट 4 के बाहर है, आउटसाइड द पार्ट 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका जो आइडिया है, जो स्पिरिट है, जो कंपोनेंट है, जो वैल्यू है, जो फिलॉसफी है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन से उठाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग हिस्से से उठाएंगे। इट टॉक्ड अबाउट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये जज के विजडम के ऊपर छोड़ा जाएगा, ये डिपेंड करेगा केस टू केस के ऊपर, क्या जो चीजें हैं क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कि नहीं। अगर आप लक्ष्मीकांत खोल के देखोगे, आप ये देखोगे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है बेसिक स्ट्रक्चर के आइडिया में बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे कि आपका इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स हो गया, तो इन सारी चीजों को जो है, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इनको बेसिक स्ट्रक्चर के आइडिया के अंदर जो है डाला गया है। फिर ये भी बोला गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन है, ये जुडिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जुडिशियल के ऊपर जो ये छोड़ा जाएगा
कि डिपेंडिंग अपॉन द केस किसको क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डालना है, तो वो जुडिशरी डिसाइड करेगा। तो बेसिकली है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रिन है और इट्स अ डॉक्ट्रिन इन द माइंड्स ऑफ द जजेस। और आपको ये ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए देखा था कि किस तरीके से उसने डीपीएसपी वाला जो क्वेश्चन था, अगर आपने देखा होगा, कि आपको ये ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है क्या, दिस इज जुडिशियल इनोवेशन, ठीक है। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, ये बात करती है डेमोक्रेसी के बारे में, ये बात करती है रिपब्लिक के बारे में, ये बात करती है आर्टिकल 51 के बारे में, आर्टिकल 50 के बारे में, ये बात करती है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बारे में, ये बात करती है इवॉल्विंग आइडिया। जैसे कि मैंने कहा, केस टू केस अगर आप लक्ष्मीकांत खोल के देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे केसेस में जो है इन आइडियाज को, इन कंपोनेंट्स को जो है डाला गया है। अब फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब इस्तेमाल हुआ? अब इसी के चलते, बेसिक स्ट्रक्चर के चलते, इंदिरा गांधी जो है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई 1975 में। इसने ये कहा, इट सेड आर्टिकल 329 जो है, जो स्पीकर और पीएम, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्पीकर और पीएम के जो इलेक्शन है उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। पार्लियामेंट जो है ये खुद डिसाइड करेगी, खुद इन्वेस्टिगेट करेगी अपना मैटर, ठीक है। तो इसी को चैलेंज करा गया इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस ऑफ 1975, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो जुडिशियल रिव्यू जो आपने बोला है ना कि इट कैनॉट बी यूज, ये जुडिशियल रिव्यू भी जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। तो 48 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया। फिर हम बात करेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। तो आर्टिकल 368 में जो है ये फिर से डाला गया कि एनी अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट शैल नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो भी अमेंडमेंट सरकार करेगी उसको किस पे चार्ज नहीं करा जाएगा, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है उसका नहीं होगा। बार बार यहाँ पे देखो कि जो भी इलेक्टेड सरकार है, जो भी इलेक्टेड है, वो बार बार इस टाइप के प्रोविजंस क्यों लेके आ रही है? क्योंकि उनका मानना यह है कि हम इलेक्ट होकर आए हैं, हम इलेक्ट होके पार्लियामेंट में आए हैं, और हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सो देन हु आर यू टू डिसाइड? समझ में आया? तो अगर हम है रिप्रेजेंटेटिव लोगों के, तो पावर किसके पास होनी चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनरेवा मिल केस में जो है इसको चैलेंज करा गया, और उस टाइम जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वाईवी चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। एवरीथिंग इज इन इंडिया इज जुडिशियल रिव्यू, ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और इसको जो है ओमनीपोटेंट का स्टेटस जो है दे दिया गया कि भाई कुछ भी केसेस हो, उनका जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, अगेन जैसा कि मैंने कहा, it is a judicial innovation and it is a made in India concept। फिर अगर हम यहाँ से जो है आपकी कहानी जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको ये करना है कि which judgment evolved in the basic structure doctrine। कौन से केस ने जो है, क्या बोला मैंने, कौन से केस ने जो है इसको वो दिया, क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बर्थ दिया। और फर्स्ट टाइम जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से केस में जो है इस्तेमाल हुआ, ये आप लोग बताओगे। फिर अब आईआर कोलियो केस 2007 में, अब यहाँ पे जो कि हमने देखा था स्टार्टिंग में पार्ट 9 जो 9 शेड्यूल था, वो जुडिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो उसको भी चैलेंज करा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 24/4/1973 को जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर जो है आपका ऐड हुआ है। तो हम तो इससे पहले मतलब 23rd 4 22/4 में तो हम नहीं जा सकते। तो इस जजमेंट में ये कहा कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने डाला है, जितने भी आपके फ्यूचर ट्रांजैक्शन होंगे उन पे ये अप्लाई होगा। तो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, मतलब कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, रादर प्रोस्पेक्टिव होगा। इस डेट के बाद जो भी आपके केसेस होंगे, तो उसमें जो है जुडिशियल रिव्यू या फिर जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अप्लाई होगा। अब यहाँ पे
आप देखोगे कि बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी इसमें होती है। तो क्यों क्रिटिसिज्म क्यों होती है? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने कहा, इट इज नॉट डिफाइंड। तो जब कोई चीज डिफाइंड नहीं होती है तो उसका क्या निकलता है? उसका इंटरप्रिटेशन निकलती है। और इंटरप्रिटेशन कौन है? इंटरप्रेटर कौन है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन कौन करता है? वो करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये कहीं ना कहीं ये बोला गया कि जुडिशरी को जो है ये अनलिमिटेड पावर दे दी गई है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे ये बोला गया कि भाई इसको कोडिफाई करना चाहिए, अदरवाइज इसका मिसयूज हमें देखने को मिल सकता है। मिसयूज एज इन जुडिशियल ओवर रीच। आर्टिकल 50 में हम लोगों ने बात क्या करा था? हम लोगों ने बात करा था सेपरेशन ऑफ पावर। आपका लेजिस्लेटिव होता है, आप लोगों को पता है, जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। तो जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि जुडिशरी अपने डोमेन में तो काम करती ही करती है, बट जब आपकी सिचुएशन जब आपकी टफ हो जाती है तो वो क्या करती है? जुडिशरी लेजिस्लेटिव के डोमेन में जाके काम करना स्टार्ट कर देती है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जाके जो है काम करना स्टार्ट कर देती है। तो उसी को बोला गया है जुडिशियल ओवररीच, उसी को बोला गया है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो आप देखोगे कि बात ये चल रही थी कि आर्टिकल 368 से, क्या बोला? आर्टिकल 368 से जो है पावर किसको मिल रही थी? आपकी एग्जीक्यूटिव को मिल रही थी, या फिर आप बोल सकते हो कि अनलिमिटेड पावर जो है वो लेजिस्लेटिव को दिया जा रहा था। बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की वजह से जो है जो जो पावर है वो किसके पास चली गई? वो जुडिशरी के पास जो है चली गई। तो समरी में क्या समझेंगे? समरी में ये समझेंगे कि फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल, यूजिंग आर्टिकल 368, ध्यान से सुनिएगा, यूजिंग आर्टिकल 368 हम कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं हिलना चाहिए। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि आर्टिकल 31 यूजिंग 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसका स्टेटस जो है हमने डाल दिया आर्टिकल 31 में। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आर्टिकल 19(1)(f) को जो है हमने उसको भी रिपील कर दिया। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जो है, या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 इट टॉक्स अबाउट अमेंडिंग पावर। क्या? इट टॉक्स अबाउट अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये आर्टिकल 368 को क्या कर सकता है? आर्टिकल 368 की पावर्स को लिमिट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक बार समरी देख लेंगे कि शंकरी प्रसाद केस में जो है ये आपका बोला गया कि लॉ और अमेंडमेंट जो है ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। गोलकनाथ केस में ये बोला गया कि भाई आपका जो भी आपके सज्जन सिंह केस और ये सारी चीजें थी उनके आपको ध्यान होगा कि गोलकनाथ केस में उसको रिपील कर दिया गया और आर्टिकल 13 का जो स्टेटस है उसको बढ़ा दिया गया। तो इसको आप इस तरीके से भी ध्यान सकते हो कि आर्टिकल, ये जो लॉ है दिस इज नथिंग बट दिस इज आर्टिकल 13, और ये जो है ये कुछ नहीं, तो ये आपका क्या है? आर्टिकल 368। तो ये बोला गया किसमें? गोलकनाथ केस में बोला गया। आर्टिकल 1971 में सरकार ने चेंज कर दिया, ठीक है, हमने पढ़ा। 1973 में केशवानंद भारती केस के द्वारा सरकार ने बोला कि जो लॉ है वो अमेंडमेंट को लिमिट नहीं कर सकता, इसीलिए सरकार ने क्या, सरकार बोल रहा हूं, आपकी कोर्ट ने क्या कॉन्सेप्ट लेकर आ गई? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट लेकर आ गई कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा ये आर्टिकल 368 की अमेंडिंग पावर्स को लिमिट करेगा। फिर हम लोगों ने ये देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सरकार ने आर्टिकल 368 में बदलाव लाने की कोशिश करी, जिसका चैलेंज हुआ मिनरेगा मिल केस में। और मिनरेगा मिल केस में ये बोला गया कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू होगा इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये आपको समझ में आता है। अब करंट स्टेटस की अगर हम बात करेंगे तो करंट स्टेटस से हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये रहा आपके डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये आपके फेडरल प्रोविजंस हो गया। सबसे टॉप पे जो मैंने रखा है वो रखा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अमेंड करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया? अगर आपको डीपीएसपी में या फिर फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करने हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेजॉरिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, कितने टाइप्स की मेजॉरिटी होती है, नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ाऊंगा।
तो ये 50% स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है, अगर आपको फंडामेंटल राइट या फिर डीपीएसपी में चेंजेस लाने हैं तो ये मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी जो है आप डीपीएसपी में या फिर फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर पाओगे। सबसे नीचे क्या रखा गया है? सबसे नीचे रखा गया है सिटीजनशिप को। अगर आपकी सिटीजनशिप के नॉर्म्स में कुछ आप बदलाव करना चाहते हो, अगर आप स्टेट की बाउंड्री में कुछ बदलाव करना चाहते हो, या फिर आप स्टेट का नाम चेंज करना चाहते हो, तो ये सारा काम जो है सिंपल मेजॉरिटी से भी हो सकता है। और जो चीजें सिंपल मेजॉरिटी से हो सकती हैं वो अमेंडमेंट के डेफिनेशन के अंदर जो है फॉल नहीं करेगी। अब ये है क्या 50% ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द, ये बेसिकली मेजॉरिटी है। लोकसभा में आपको पता है 545 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, तो बेसिकली ये मेजॉरिटी का गेम है। तो आउट ऑफ द 790 मेंबर्स ये डिसाइड करा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट या फिर डीपीएसपी में अगर हमें कुछ भी अमेंड करना है तो इतने नंबर्स मिनिमम हमें चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि कोई भी सरकार आके जो है वो चीजों को अमेंड कर सकती है। फिर हमें ये समझ में आ गया कि बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि इसको मैंने सबसे ऊपर रखा है तो मतलब वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इसका कोडिफिकेशन ही जो है नहीं हुआ है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दिस पूरा का पूरा लेक्चर मैंने आपके लिए कुछ मेंस के क्वेश्चंस आपके लोगों के लिए मैंने लेकर आया हूँ। क्या? सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये जो मेंस के क्वेश्चन है ना, बेसिकली देखिए कंटेंट तो होगा सेम, बट मेन जो फर्क होता है वो होता है टोन में। आपको टोन समझ में आना चाहिए कि टोन क्या बोल रहा है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, डिस्कस इट्स एवोल्यूशन। तो ये बताना है आपको इसके अंदर कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने किस तरीके से इवॉल्व किया और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये डेमोक्रेसी के स्पिरिट को जो है स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये बोलते हैं ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हाइलाइट्स इट्स सेलिएंट फीचर्स। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जो सेलिएंट फीचर्स हैं इसको आप लोगों को हाईलाइट करना है। फिर हमारा है the basic structure doctrine has gone a long way in ensuring that the state does not circumvent the implicit foundational principles enshrined in the constitution critical। तो basic structure का ये है कि state जो है अब जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया है, स्टेट जो है उनको बाईपास नहीं कर सकती। तो आपको ये बताना है कि क्रिटिकली कमेंट करना है इस स्टेटमेंट को ध्यान में रख के कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ये इंश्योर करता है कि स्टेट जो है जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको आपकी सरकमवेंट या फिर उसको बाईपास नहीं करती। ठीक है, आप लोग जरूर लिखिएगा, डाउट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो ये है आपकी पूरी कहानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के बारे में। कहानी ऑलरेडी मैंने बता दिया कहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड कहानी कहाँ पे एंड हुआ था।